हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम पर क्या असर पड़ता है। इसमें दो तरह का इफेक्ट आता है। एक इफेक्ट है ज़ीमैन इफेक्ट और एक है पास्चन-बैक इफेक्ट। थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट को पूरा जानने से पहले हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जान लेते हैं। दो तरह का डायग्राम होता है। एक डायग्राम हम यहाँ बता रहे हैं। एस एक सोर्स ऑफ लाइट होती है। वो सोडियम वेपर लैंप हो सकता है, मरकरी आर्क हो सकता है, कोई भी। उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगी। यहां पर दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिससे करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पैदा हो रही है। ऐसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पैदा होगी। ये वाला जो पोल है इसमें एक अंदर बोर किया हुआ होता है ताकि हम इधर से भी स्पेक्ट्रम को देख सकें। क्लियर है? या उसका फोटो ले सकें। इधर से भी हम लोग स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। दोनों तरफ स्पेक्ट्रोग्राफ रखा हुआ है। ये भी स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये भी स्पेक्ट्रोग्राफ है जो स्पेक्ट्रम का फोटो लेगा। ओके, इधर से देखेंगे तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्स व्यू है और इधर देखेंगे तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है। ओके, इसके अलावा भी किताब में दूसरा डायग्राम भी है, वो डायग्राम भी सही है। क्लियर? अब अगर इधर से देखा जाता है तो पाया ये जाता है कि ये जो एक स्पेक्ट्रम होता है इस सोर्स से जो निकला, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन दो स्पेक्ट्रल लाइन में टूट जाती है। इधर से देखा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में। और जब ट्रांसवर्स व्यू से देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? तीन लाइन मिलती, एक लाइन तीन लाइन में टूटता है इधर से। तो देखो, जब लॉन्गिट्यूडिनल व्यू से देखते हैं तो हमको दो लाइन मिलती है। दोनों लाइन क्या होती है? जो सेंट्रल लाइन की पोजीशन है, जिस फ्रीक्वेंसी पे सेंट्रल लाइन होना चाहिए उससे एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला और एक कम फ्रीक्वेंसी वाला दोनों मिलता है और दोनों सर्कुलरली पोलराइज्ड होता है। और ये हाई वाला जो है, इसका जो ये सर्कुलर पोलराइजेशन है वो करंट ही के हिसाब का होता है। क्लियर है? लेकिन ये जो ओरिजिनल वाला पोजीशन है उस पर कोई लाइन नहीं होती। इधर से देखने में हमको तीन मिलता है। एक वही फ्रीक्वेंसी वाला जो ओरिजिनल लाइन था, दूसरा उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला और उससे तीसरा कम फ्रीक्वेंसी वाला। ये दोनों तीनों प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, लेकिन इसका पोलराइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। इसका वाइब्रेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसमें उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों को सिग्मा कंपोनेंट बोलते हैं और इसको पाई कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है? ये सिग्मा कंपोनेंट जो यहां है ये उसी पोजीशन में है जहां यहां लॉन्गिट्यूडिनल में हमको ये दोनों कंपोनेंट मिले थे। क्लियर है? ये हुआ हमारा नॉर्मल ज़ीमैन इफेक्ट। अब एक और इफेक्ट ज़ीमैन इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनॉमलस ज़ीमैन इफेक्ट। एनॉमलस ज़ीमैन इफेक्ट में क्या होता है? एक लाइन तीन या दो के बजाय तीन से ज्यादा लाइन में टूटती है। ये बहुत वीक फील्ड में होता है। क्लियर है? इसको एनॉमलस इसलिए कहते हैं कि पुरानी क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से नॉर्मल ज़ीमैन इफेक्ट तो आसानी से एक्सप्लेन हो गया, लेकिन एनॉमलस ज़ीमैन इफेक्ट आसानी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। हम लोग ये ज़ीमैन इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर एटम मॉडल से। एक बात और जानो, वक्त की कमी है हम लोगों के पास, इसलिए पूरा डिटेल, पूरा पोलराइजेशन का कैसे क्या होता है ये हम लोग अभी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ स्प्लिटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, अब आओ इसकी थ्योरी की तरफ हम लोग चलते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता रहता है उसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है L, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी पढ़ चुके हैं हम, L+1 S+1। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बजाय और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उन सब का जोड़ ले लेंगे, सबका रिजल्टेंट लेके एटम का लेंगे। बहरहाल अभी देखिए, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उन दोनों का सम हो गया J टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो L+S होंगे। और इसका मैग्नीट्यूड √J+1 है। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। तो L ये हुआ, S ये हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट J है। L J के अबाउट प्रेसेस कर रहा है, S भी J के अबाउट प्रेसेस कर रहा है। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू L। स्पिन एंगुलर मोमेंटम से
जो एसोसिएटेड होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस। क्लियर है? म्यू एल का वैल्यू पहले से जानते हैं, एल स्टार ई एच कट 4 पाई एम। म्यू एस का भी हम लोग पहले से जानते हैं 2 एस स्टार ई एच कट बाई 4 पाई एम। लेकिन एक बात जानो, म्यू एल और एल में ये मल्टीप्लाई हुआ है, म्यू एस और एस में ये मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी म्यू एस और म्यू एल का भी रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में आना जरूरी नहीं है, इसीलिए उनका रिजल्टेंट कहीं और आया, जिसको हम लोगों ने क्या दिखाया, म्यू एल एस। अब देखो, म्यू एल अलग जो है जे के अबाउट प्रेसेस करेगा, म्यू एस अलग जे के अबाउट प्रेसेस करेगा, और म्यू एल एस जो म्यू एस और म्यू एल का रिजल्टेंट है वो भी जे के अबाउट प्रेसेस करेगा। ओके, अब देखो म्यू जे इफेक्टिव मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये तो म्यू एल एस इसका रेजिस्टेंस है, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक कंपोनेंट लेने के लिए हमको म्यू एल और म्यू एस का जो इधर कंपोनेंट होगा और ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दोनों का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। एक पूरी साइकिल में म्यू एस का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो खत्म हो जाएगा, उसी तरह म्यू एल का भी पूरे साइकिल में जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव कौन वाला होगा, जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो म्यू जे इक्वल टू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे एंड कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे। तो उसको हम लोग क्या चीज से दिखाया, म्यू जे को म्यू एल कॉस एल जे, एल जे का मतलब एल और जे के बीच का एंगल, उसी तरह इसको म्यू एस को कॉस एस जे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे cos एल जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos एस जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो ये एल स्टार है, ये जे एस्ट्रिक है, उन दोनों का रिजल्ट एल और एस का रिजल्टेंट है जे। ये ट्रायंगल बनाया तो म्यू एल और जे के इस लाइन के बीच में जो एंगल थीटा है वो वही है जो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस, यानी cos एल जे यानी cos थीटा एल एस्ट्रिक स्क्वायर प्लस जे एस्ट्रिक स्क्वायर माइनस एस एस्ट्रिक स्क्वायर बाय 2 एल एस्ट्रिक जे एस्ट्रिक हो गया। उसी तरह से जैसे एल और जे में हम cos निकाला एंगल, उसका एंगल का cos, उसी तरह एस और जे के एंगल का कोसाइन भी हम लोग उसी तरह निकाल लेंगे, एस स्टार का स्क्वायर प्लस जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर बाय 2 एस स्टार जे स्टार। ठीक है, अब देखो म्यू जे का ये वैल्यू था, cos का वैल्यू ये डाला, इस cos एस स्टार जे स्टार का वैल्यू डाला, तो दोनों में e h कट बाय 4 पाई m है, म्यू एल वाले में l है तो l हो गया, cos का वैल्यू डाल दिया, s वाले में भी म्यू एस में भी ये चीज है ही, लेकिन उसमें 2 एस्ट्रिक है, नहीं बोल रहा है, s बोलते हैं काम चल जाएगा, और बाकी हम लोगों ने cos एस जे का वैल्यू डाल दिया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी है, एल एल कट जाएगा, एस एस कट जाएगा, तो ये लेंगे एलसीएम लेंगे, इतना आएगा। क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, जे स्टार यहां जे स्टार यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2j स्टार आएगा, यहां से 2j अलग करके लिखेंगे और बाकी ये अलग करके लिखा। ओके, ये जो है ना ये लैंडिस जी फैक्टर कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं। ओके, तो म्यूजे क्या हो जाएगा, म्यूजे इक्वल टू ई एच कट बाय 4 पाई एम जे स्टार जी। ओके, अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये जो J है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट लार्मर प्रेसेशन करेगा, और लार्मर प्रेसेशन करेगा और वो एनर्जी गेन करेगा। तो गेन इन एनर्जी कितना होगा, डेल्टा E इक्वल टू म्यू जे बी कॉस J और B के बीच का एंगल। ओके, अब हम क्या करते हैं, म्यू जे का वैल्यू पुट करते हैं, यहां से म्यू जे का पूरा वैल्यू पुट कर दिया। ओके, ये J का जो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, J B छोड़ दो, J cos JB, ये क्या होता है, MJ होता है।
क्लियर है? तो इस पूरे को हम लोगों ने क्या लिख दिया, mj, और mj के कितने वैल्यूज होते हैं, 2j + 1, यानी एक लेवल 2j + 1 लेवल पे टूटने की संभावना हो गई। क्लियर है? अब एक चीज और देखो, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में कोई ट्रांजिशन होता अगर E1 और E2 दो लेवल के बीच में, तो उन दोनों लेवल की एनर्जी E1 1, E2 2 होती, और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद उसका एनर्जी क्या हुआ, E1 और E2, और दोनों लेवल में mj का क्या वैल्यू है, mj1 और mj2। तो अब क्या रिलेशन आया, E1 = E1 1 प्लस दिस, और E2 = जो एनर्जी गेन किया है, E2 = E2 2 प्लस उतना एनर्जी। ओके, यहां पर B छूट गया था, B इसमें भी होगा, B इसमें भी होगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, तो E1 - E2 हो गया, इसमें से ये घट गया, ये चीज आ गई, EH कट B/4πm, तो दोनों में कॉमन है, G कॉमन है, mj1 - mj2। अब देखो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही तो फोटोन के रूप में निकलता है। तो E1 - E2 क्या हुआ, h न्यू, क्लियर है? और E1 1 - E2 2, ये क्या होगा, h न्यू 0, जो पहले निकल रहा था ओरिजिनली इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस दिस वन, और ये चेंज इन mj। क्लियर? अब इसको क्या किया, h न्यू हो गया, h न्यू 0 h से डिवाइड कर दिया, तो न्यू = न्यू 0 प्लस EB 4πmg डेल्टा mg। अब डेल्टा mg से पता चल जाएगा कि हमको मेरा जो नया जो स्प्लिट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के जितने वैल्यू होंगे उतने लाइन में वो टूट जाएगा। इतने पार्ट के बाद अगला पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है? थैंक यू।